इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोगों के पास अपार धन होता है। क्या यह सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा है या महज किस्मत? ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र इसे एक बहुत ही जटिल कॉस्मिक इक्वेशन या ब्रह्मांडीय समीकरण मानता है। एक ऐसी पहेली जिसे सदियों से सुलझाने की कोशिश की जा रही है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी प्राचीन ज्ञान में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि धन और समृद्धि के ज्योतिषीय सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला, धन के स्रोत। दूसरा, ग्रहों की शक्ति और राशि। तीसरा, अपार धन के विशेष योग। और अंत में समय यानी टाइमिंग का सबसे क्रूशियल रोल। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि भौतिक सफलता या धन आखिर आता कहां से है। ऐतिहासिक ज्योतिषीय प्रणालियों की माने तो धन का आना कोई रैंडम संयोग नहीं है। इसका एक पूरा नक्शा, एक ब्लूप्रिंट होता है। ये सिर्फ हमारे काम पर नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के संकेतों पर भी निर्भर करता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब उसी प्राचीन नजरिए से तलाशते हैं। भाग 1, धन के स्रोत। इस क्लासिकल सिस्टम में जन्म कुंडली का 10वां भाव सबसे अहम भूमिका निभाता है। इसे आप एक प्राइमरी इंडिकेटर मान सकते हैं। यही वो जगह है जो बताती है कि वित्तीय संसाधनों की उत्पत्ति असल में कहां से होगी। कमाई का मुख्य रास्ता यहीं से खुलता है। और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। ऐतिहासिक रूप से 10वें भाव में बैठे ग्रह सीधे तौर पर आय के स्रोतों से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, अगर 10वें भाव में सूर्य है तो धन पिता के माध्यम से आ सकता है, चंद्रमा है तो माता से। सबसे दिलचस्प बात तो मंगल की है। मतलब मंगल का संकेत है कि धन किसी शत्रु या प्रतिद्वंदी के जरिए भी आ सकता है। वहीं बुध मित्रों से, गुरु भाई से, शुक्र पत्नी से और शनि किसी सेवक या कर्मचारियों के माध्यम से धन आने का संकेत देता है। पूरा का पूरा स्रोत यहां साफ हो जाता है। भाग 2, ग्रहों की शक्ति और राशि में स्थिति। अब देखिए, सिर्फ धन का स्रोत मिल जाना ही काफी नहीं है। ये तो बस शुरुआत है। इस इक्वेशन का अगला बड़ा वेरिएबल है उस ग्रह का वातावरण। स्रोत पता चल गया, ठीक है, लेकिन वो स्रोत कितना मजबूत होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो ग्रह कुंडली में कितनी ताकत रखता है और किस राशि में बैठा है। इस क्लासिकल प्रणाली के मुताबिक धन की क्षमता पूरी तरह से ग्रह की प्लेसमेंट पर टिकी है। इसे 3 चरणों में समझ सकते हैं। पहला, स्वराशि, यानी जब ग्रह अपने ही घर में हो। यहां वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और अपार धन की क्षमता देता है। दूसरा है मित्र राशि। यहां ग्रह किसी दोस्त के घर की तरह सहज महसूस करता है और अच्छे नतीजे देता है। लेकिन तीसरा चरण है शत्रु राशि। यहां आते ही ग्रह की ताकत कम हो जाती है, जिसका सीधा मतलब है धन प्राप्ति में संघर्ष या कमी। खैर, इस फॉर्मूले में और गहराई में जाने से पहले शुभ ग्रहों या बेनिफिक्स को समझना होगा। ऐतिहासिक रूप से ये वो ब्रह्मांडीय तत्व हैं जिन्हें हमेशा सकारात्मकता, सद्भाव और खास तौर पर भौतिक सुख और धन लाने वाला माना गया है। आसान शब्दों में कहें तो ये इस पूरी ज्योतिषीय पहेली के सबसे अच्छे और फायदेमंद हिस्से हैं। और जब यही शुभ ग्रह जन्म कुंडली के कुछ विशेष भावों में जाकर बैठ जाते हैं, जैसे कि पहला भाव जो स्वयं का है, दूसरा भाव जो सीधे धन और संचय का है, या फिर 11वां भाव जो लाभ का है, तो ये ब्लूप्रिंट इशारा करता है कि धन किसी एक रास्ते से नहीं आएगा, बल्कि एक ही समय में कई अलग अलग रास्तों से आय होगी। ये मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का एक बेहद शक्तिशाली संकेत है। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये सच में बहुत हैरान करने वाला है। ये सीधे तौर पर मध्यम आय और अपार धन के बीच की लकीर खींचता है। बाईं तरफ देखिए, तुला राशि में अगर शनि हो तो ऐतिहासिक रूप से ये एक मध्यम दर्जे का धन देता है, मतलब स्थिर लेकिन सीमित। लेकिन वही दाईं तरफ अगर गुरु अपनी उच्च राशि कर्क या अपनी स्वराशि धनु या मीन में हो, या फिर शनि गुरु की ही राशियों में बैठ जाए, तो ये अपार धन यानी बेतहाशा अमीरी का संकेत बन जाता है। एक छोटा सा प्लेसमेंट रिजल्ट को कितना बदल देता है ना? भाग 3, अपार धन के विशेष योग। तो बेसिक्स तो हमने समझ लिए। अब उन संयोजनों की बात करते हैं जो एकदम प्लैनेटरी एक्सेलरेटर का काम करते हैं। ये कुछ ऐसे स्वतंत्र और खास प्लेसमेंट हैं जो धन को कई गुना बढ़ा देते हैं। इन खास स्थितियों पर जरा गौर कीजिएगा। धनु राशि में बैठा सूर्य सीधे तौर पर अमीरी और समृद्धि का सूचक है।
लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मंगल की है। स्रोत सामग्री के अनुसार मंगल चाहे अपनी नीच राशि कर्क में हो या अपनी उच्च राशि मकर में, दोनों ही सूरतों में ये धन में बहुत बड़ा योगदान देता है। और इसी तरह 9वें या 11वें भाव में अगर सूर्य हो तो इसे हमेशा एक बड़े धन लाभ का पक्का संकेत माना गया है। अब ग्रहों का अकेले बैठना तो एक बात है, लेकिन सोचिए जब कुछ खास ग्रहों की ऊर्जाएं आपस में मिलती हैं तो क्या होता है। अगर कुंडली में शुक्र और बुध एक साथ हों या फिर गुरु और शुक्र की युति हो तो ऐतिहासिक रूप से इसे अत्यधिक अमीर बनने का एक बहुत ही पावरफुल कैटलिस्ट या उत्प्रेरक माना गया है। ये कॉम्बिनेशंस सच में अपार धन के दरवाजे खोल देते हैं। अब अगले और सबसे बड़े धन योग को डीकोड करने से पहले लगन का मतलब समझना जरूरी है। लगन जन्म कुंडली का बिल्कुल पहला भाव होता है और ये किसी बाहरी चीज को नहीं बल्कि सीधे स्वयं यानी खुद व्यक्ति को दर्शाता है। इंसान का पूरा अस्तित्व इसी लगन के इर्द गिर्द घूमता है। और ये रहा इस पूरी ज्योतिषीय प्रणाली का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, संख्या 3। अगर किसी के लग्न में यानी पहले भाव में एक साथ 3 शुभ ग्रह बुध, गुरु और शुक्र बैठ जाएं तो इसे बहुत अमीर बनने का सबसे मजबूत और अल्टीमेट ब्लूप्रिंट माना जाता है। यह इस सिस्टम की सर्वोच्च क्षमता है जहां अपार धन सीधे इंसान के अस्तित्व के साथ ही जुड़ जाता है। भाग 4, समय यानी टाइमिंग का महत्वपूर्ण रोल। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे एक नया मोड़ लेती है। अब तक हमने कुंडली में मौजूद स्थिर ब्लूप्रिंट को देखा, लेकिन सिर्फ क्षमता होना तो काफी नहीं है। उस क्षमता को हकीकत में बदलने के लिए एक डायनामिक सिंथेसिस की जरूरत होती है, और यही एंट्री होती है समय या कह लीजिए टाइमिंग की। इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। स्रोत सामग्री बहुत ही स्पष्ट रूप से संभावना और वास्तविकता को 2 बिल्कुल अलग चीजें मानती है। किसी की कुंडली में धन के कितने भी शानदार योग क्यों ना हो, वे तब तक कोई भी फल नहीं देंगे जब तक कि उन्हें ट्रिगर करने वाला सही समय जीवन में ना आ जाए। तो ऐतिहासिक रूप से एक विश्लेषक इसे डिकोड कैसे करता है, इसके कुछ तय चरण हैं। सबसे पहले वे चरण 1 में योगों की जांच करते हैं कि क्या धन की संभावना है भी। फिर चरण 2 में वे नवांश चक्र, भावों के स्वामित्व और दृष्टियों के जरिए यह तय करते हैं कि उन ग्रहों में असल में कितनी शक्ति है। और फाइनली चरण 3 में दशा काल की जांच होती है। यही तय करता है कि जीवन में वो सटीक समय आएगा भी या नहीं जब ये ग्रह अपना फल देंगे। और हाँ, इस इक्वेशन के अंतिम वेरिएबल्स कुछ और भी जटिल कारक होते हैं। सिर्फ बेसिक नियम काम नहीं करते। विश्लेषकों को यह भी परखना होता है कि क्या कोई बड़े और खास योग बन रहे हैं, जैसे धन योग, राजयोग या फिर मुश्किलों से निकालकर सफलता देने वाला विपरीत राजयोग। साथ ही लग्न के अनुसार ग्रहों की फंक्शनल बेनिफिक यानी कार्यात्मक रूप से शुभ या अशुभ स्थिति को भी देखा जाता है। ये सब मिलकर ही फाइनल रिजल्ट तय करते हैं।